दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर। नोटिस आता है, नोटिस को फाड़ के डायरेक्टली फेंक देना है। अगर बैंक से कोई भी नोटिस आता है तो उसका क्या मतलब है? काफ़ी लोग ये करते हैं, नोटिस आते ही नोटिस को फाड़ते हैं और फाड़ के बाहर फेंक देते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि नोटिस को रिसीव ही नहीं करते, जब भी नोटिस आता है तो पोस्टमैन के द्वारा उनको वापस भेज देते हैं। तो किस नोटिस को हम लोग फाड़ के फेंक सकते हैं, किस नोटिस का हमें रिप्लाई करना चाहिए, किस किस तरीके के नोटिस होते हैं, सभी के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आपका भी बैंक या एनबीएफसी से लोन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखेंगे तो सारी बातें आपको डिटेल में समझ में आ सकेगी। इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके नोटिस के नाम बताने वाला हूँ, जिस जिस नाम से आपको नोटिस आ सकते हैं और किन किन नोटिस का आपको रिप्लाई किन किन कंडीशंस में करना है या फिर नहीं करना है। तो वीडियो को करेंगे स्टार्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों नोटिस, ठीक है। नोटिस वो भी कब? लोन को डिफ़ॉल्ट होने पे। सबसे जो कॉमन नोटिस है जो हर बैंक या हर एनबीएफसी भेजती है वो कौन सा नोटिस है? देखिए, जो सबसे कॉमन नोटिस होता है जो हर बैंक भेजती है या हर एनबीएफसी भेजती है, इसे हम बोलते हैं दोस्तों डिमांड नोटिस। आपने भी अगर लोन लिया है तो आपको भी कभी ना कभी ये नोटिस ज़रूर आया होगा डिमांड नोटिस के नाम से। हर बैंक हर एनबीएफसी इस नोटिस को एक बार ज़रूर भेजती है, 2 महीने डिफ़ॉल्ट होने के बाद या कभी कभी 3 महीने डिफ़ॉल्ट होने के बाद या कभी 4 महीने डिफ़ॉल्ट होने के बाद ये नोटिस लेकिन आना ज़रूरी है। अब ये डिमांड नोटिस का किन किन कंडीशंस में हमें रिप्लाई करना चाहिए और किन किन कंडीशंस में रिप्लाई नहीं करना। देखिए, डिमांड नोटिस का मेनली मतलब होता है कि जो आपका अमाउंट है वो आपसे मांगते हैं, पूरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोलते हैं, एक साथ आपको पेमेंट करना है। उसमें कुछ अमाउंट मेंशन किए होता है और टाइम मिलता है आपको 7 दिन का, 7 डेज़ में बोलते हैं कि यहाँ पे आपको पेमेंट को करना होगा, अदरवाइज़ हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, डिमांड नोटिस अगर आपका कम लोन है, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 का लोन है तो रिप्लाई अगर आप नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपका बड़ा लोन है, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख का लोन है, तो फिर आप चाहें तो इसे रिप्लाई कर सकते हैं एक फॉर्मेट बना के कि आपके पास अभी प्रॉब्लम चल रही है, किन किन कंडीशंस लिख दीजिए कि क्या क्या सिचुएशन अभी आपके साथ है और कितना कितना समय आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको लग सकता है पेमेंट करने में। और भी कुछ कुछ पॉइंट्स लिख के आप डिमांड नोटिस का यहाँ पर रिप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमें ऊपर में व्हाट्सएप पे भी नोटिस भेज सकते हैं। ये हमने बात कर ली दोस्तों डिमांड नोटिस की। क्या इसका हम सीरियसली ले सकते हैं? तो देखिए, इसको सीरियसली लेना ज़रूरी नहीं है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद जो मोस्ट कॉमन नोटिस होता है उसे हम बोलते हैं लोन रिकॉल नोटिस। क्या बोलते हैं? लोन रिकॉल नोटिस, यानी कि LRN, लोन रिकॉल नोटिस। अब ये लोन रिकॉल नोटिस भी आपको डिमांड नोटिस के जस्ट बाद आता है। जैसे ही डिमांड नोटिस जाएगा, एक और नोटिस लोन रिकॉल नोटिस के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका भी देखिए यहाँ पे आपको रिकॉल का मतलब ही समझ में आ गया होगा कि रिकॉल का मतलब है कि आपको फिर से याद दिलाया जा रहा है कि आपका लोन अभी जमा नहीं हुआ। यानी ये याद दिलाने के लिए नोटिस भेजा है कि आपका लोन अभी जमा नहीं हुआ, आप जल्द से जल्द अपने लोन की पेमेंट कर दें, नहीं तो हम आपके ऊपर आगे कार्रवाई करेंगे। क्या इसे हम लोग सीरियसली ले सकते हैं? तो देखिए, ये भी कुछ खास सीरियसली नहीं है। अगर आपने छोटे छोटे एनबीएफसी से लोन लिया है 10,000, 20,000, 5,000, 8,000 का, तो इसका रिप्लाई अगर आप नहीं भी करते हैं तो चल जाएगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा लोन है 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख का, तो आप इसका चाहे तो रिप्लाई कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। रिप्लाई कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि काफ़ी लोगों को फिर देखने के लिए ये भी मिलता है सेक्शन 25 का नोटिस। खासकर आदित्य बिरला वाले भेजते हैं और कुछ कंपनियां क्या भेजती हैं, सेक्शन 25 का नोटिस कि हम लोग सेक्शन 25 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, आपका हमने ECS बाउंस कर दिया है, आपको सेक्शन 25 का नोटिस आ गया। मनी वाले क्या करते हैं? मनी वाले भेजते हैं सेक्शन 138, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ नोटिस वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। तो ये नोटिस कब आता है? देखिए, जब आपका ECS लगातार बाउंस हो रहा है तो ECS बाउंस होने के बाद कभी कभी बैंक वाले ये नोटिस भेज देते हैं कि आपका हम सेक्शन 25 लगाएंगे कि सेक्शन 138 लगाने वाले हैं और आपके ऊपर कार्रवाई करने वाले हैं। इसमें भी देखिए, जैसे मैंने इन नोटिस में बताया, सेम प्रोसेस इसमें भी रहेगा। छोटा लोन है इग्नोर कर दीजिए, अगर बड़ा लोन है तो एक रिप्लाई उनको भिजवा दीजिए, ठीक है। अब इसके अलावा एक और जो सबसे मेन नोटिस है जिसपे कि मैं पूरी वीडियो लेकर आ चुका हूँ, वो होता है दोस्तों आर्बिट्रेशन का। और उसमें भी अलग अलग तरीके के नोटिस आते हैं। इंटीमेशन का आता है और प्री आर्बिट्रेशन का आता है, फिर आर्बिट्रेशन का आता है, फिर ऑर्डर शीट, फिर अवार्ड शीट।
अलग अलग तरीके के नोटिसेस देखने के लिए मिलते हैं आर्बिट्रेशन के नोटिस में। तो आर्बिट्रेशन के नोटिस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर इसकी बात करें तो अगर आपका लोन अमाउंट कितना भी हो, लोन अमाउंट कितना भी हो, आपको इसको रिप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसको रिप्लाई आप कर दीजिए, लोन अमाउंट कितना भी है एक बार रिप्लाई करके उनको जवाब दे दीजिए। एक और चीज़ जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो किसी वीडियो में आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं बताया जाएगा, जो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो हम आपको बताएंगे वही सेम चीज़ आपको और भी जगह से पता देखने के लिए मिलेगी। तो इससे अच्छा आप हमारा चैनल फॉलो कीजिए और सारी जानकारी लेते रहिए। देखिए दो तरीके के यहाँ पे आपने आर्बिट्रेशन भी सुना होगा और एक आपको सुनता है के लिए मिलता है कॉन्सिलेशन, ठीक है। आर्बिट्रेशन भी और एक देखने के लिए मिलता है कॉन्सिलेशन का नोटिस भी। देखिए तो आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इन दोनों में क्या अंतर है, क्या दोनों सेम प्रोसेस है, तो इन दोनों में अगर अंतर है तो क्या है। देखिए दोस्तों आर्बिट्रेशन जो होता है वो लीगल होता है, ठीक है, ये लीगल होगा और ये जो है ये इलीगल नहीं होगा, ये इनफॉर्मल होगा, इनफॉर्मल होगा, ठीक है। इसमें लीगल डॉक्यूमेंट्स भी अटैच होते हैं आर्बिट्रेशन में, लेकिन कॉन्सिलेशन में इनफॉर्मल कोई भी करा सकता है। कॉन्सिलेशन कोई भी करा सकता है लेकिन आर्बिट्रेशन हर कोई नहीं करा सकता। आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर होना ज़रूरी है और कॉन्सिलेशन में कोई भी छोटी मोटी कंपनी आ जाती है, वो बोलती है कि हम आपका कॉन्सिलेशन कराएंगे, हम आप दोनों के बीच का मामला सुलझाएंगे। बस इतना ध्यान रखिए कि ये लीगल है, ये इनफॉर्मल है, यानी कि ये फॉर्मल है और ये इनफॉर्मल है। इसमें ऐसा कुछ भी लीगल नहीं होता है, कॉन्सिलेशन में कुछ भी लीगल नहीं होता है, जबकि आर्बिट्रेशन में लीगल होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का बस आपको डिफरेंस है आर्बिट्रेशन में और साथ साथ में कॉन्सिलेशन में। देखने में लोगों को लगता है कि ये सेम है, लेकिन कुछ भी सेम नहीं है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है। प्रोसेस सेम बोल सकते हैं लेकिन डिफरेंस मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है। कुछ एनबीएफसीआर क्या करती है कि आपको कॉन्सिलेशन का नोटिस भेज देती है और उस पर लिख देती है हम आर्बिट्रेशन करा रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत सारे नोटिसेस देखे हैं जिसपे कि कंपनी लिख देती है आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत आपको नोटिस भेजा है, सेक्शन 21 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट की तरफ नोटिस भेज दिया और हमने आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया, जबकि ऐसा कुछ भी होता नहीं है, क्योंकि वो लोग असल में कॉन्सिलेशन करा रहे होते हैं किसी भी पार्टी से, थर्ड पार्टी से, और बोल देते हैं हम आर्बिट्रेशन करा रहे हैं। तो ये अंतर हो गया इन दोनों के बीच में। अब इसके अलावा भी कुछ कुछ नोटिसेस है जो देखने के लिए मिलते हैं। एक मिलता है आपको दोस्तों फाइनल वार्निंग नोटिस, ठीक है, एक मिलता है फाइनल वार्निंग नोटिस, एक मिलता है डनिंग लेटर, ऐसा करके भी कुछ आजकल आने लगा है डनिंग लेटर, ठीक है। तो ये भी कुछ तरीके के नोटिस है जो आजकल नए नए मार्केट में कंपनियां बना के भेज रही हैं। तो देखिए ये सारे नोटिसेस जो आपको मैंने बताए, जो भी सब आ रहे हैं, सभी के सभी बैंक से ही आ रहे हैं। बैंक की ही आपको ये सारे नोटिस भेज रही है, किसी की ना किसी एडवोकेट के द्वारा या अपने ही अंदर में उन्होंने किसी कंपनी को रखा हुआ, उसी के द्वारा ये सारे नोटिस आपको भेजे जा रहे हैं कि आप जल्द से जल्द उनका पेमेंट कर दीजिए। सभी नोटिस का मेन मकसद क्या होता है, तो इनका मेन जो मोटिव हम लोग बोलेंगे वो बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ आपको रिमाइंडर देना कि हमारे पास आपका पैसा भी बचा है, इसको आप जल्दी से जल्द पेमेंट कर दीजिए। ये हमने बात कर ली दोस्तों हर तरीके के नोटिस के बारे में जो कॉमनली आते हैं। अगर कोई ऐसा नोटिस है जिसके बारे में आपको कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर इन दोनों की बात करें तो इन दोनों पे आपको कुछ खास फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो इनका आप रिप्लाई दे तो भी ठीक है। ऐसे तो ये कम नोटिस आते हैं, फाइनल वार्निंग नोटिस, डनिंग लेटर, ये सब बहुत कम देखने के लिए मिलता है, तो इसका आप रिप्लाई नहीं भी करते हैं तो कुछ खास आपको फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये हो गया, हम लोगों ने बात कर लिया आज के इस वीडियो में मेन कॉमन नोटिस के बारे में। आर्बिट्रेशन का रिप्लाई करना इंपॉर्टेंट होता है, तो आर्बिट्रेशन का हमेशा रिप्लाई करें। कॉन्सिलेशन में आप रिप्लाई कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये सब कुछ मीटिंग वगैरह से किया जाता है। डिमांड नोटिस मैंने बता दिया, रिकॉल बता दिया, सेक्शन 25(1)38 का नोटिस बता दिया और आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन का नोटिस बता दिया, ठीक है। तो इसी के साथ चलता हूँ आज के इस वीडियो में और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।